मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और इस स्लोगन के सच होने की तस्वीर का एक टीजर आपने अभी अभी देखा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से आई ये तस्वीरें डिफेंस सेक्टर में भारत की आन बान और शान की दमदार पहचान की गवाही दे रही हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आज से आगाज हो चुका है और इस एक्सपो में देश में बने हथियारों की प्रदर्शनी हो रही है। पीएम मोदी कल इसमें शिरकत करेंगे और इस एक्सपो में 1300 से ज्यादा डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ईटी नाउ स्वदेश भी इस एक्सपो में शामिल है, वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। गांधीनगर लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी शिवानी सिंह वहां पर मौजूद हैं जो आपको बताएंगी कि आखिर इस डिफेंस एक्सपो की खासियत क्या है। ओवर टू यू शिवानी। भारत की सशस्त्र सेनाओं को अगर सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया है तो वो डीआरडीओ ने, और इस वक्त डिफेंस एक्सपो में हम डीआरडीओ के इस पवेलियन में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि मिसाइल्स की शक्ति भी है, आर्मर्ड व्हीकल्स का तेज भी है और एलसीए मार्क 2 भी है। और डीआरडीओ के इस सेक्शन में, इस जोन में हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, जिसने इतिहास रच दिया है। पिछले 20 सालों में अलग अलग वर्जन्स और एनहांसमेंट के साथ अब इसने भारत की सशस्त्र सेनाओं को बनाया है और ज्यादा ताकतवर। और अब इसका एनहांस्ड वर्जन जो नेक्स्ट जनरेशन है उस पर काम किया जा रहा है। और आप इस वक्त जो एक मॉडल मेरे पास देख पा रहे हैं, ये उस एयरक्राफ्ट का मॉडल है Su-30 MKI, जिसके साथ फिलहाल ब्रह्मोस को इंटीग्रेट किया जा चुका है। पूरा एक स्क्वाड्रन तैयार है, लेकिन अब काम किया जा रहा है कि किस तरह से न्यू जनरेशन बनाई जाए और ब्रह्मोस का जो साइज है उसको 9 मीटर से 6 मीटर तक छोटा किया जा सके, ताकि एक से ज्यादा मिसाइलें एक फाइटर जेट में लगाई जा सकें। तो इस तरह के काम डीआरडीओ यहां पर कर रहा है। और आप यहां ब्रह्मोस के अलावा भी देखेंगे पीछे कई और ऐसी मिसाइल सिस्टम्स हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर डीआरडीओ लगातार बना रहा है। एनजीएआरएम है, गौरव है और QRSAM है, और तमाम इस तरह के मिसाइल सिस्टम्स हैं जिन पर डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है अपने पार्टनर्स के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में। और आप देखिए इस पवेलियन में अलग अलग तरह की 1 दर्जन से ज्यादा मिसाइल्स हैं जो अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, भारतीय सेना के साथ, भारतीय वायुसेना के साथ और नौसेना के साथ भी। तो इन सभी मिसाइल सिस्टम्स को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। सर, आप यहाँ पर हैं, क्या खास बात है? हम देख रहे हैं बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स हैं यहाँ पर। या क्विक रिएक्शन मिसाइल है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, दिस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल, this is a helicopter version of anti-tank guided missile, and this is a long-range surface-to-air missile, which will take up to 70 kilometers. It is a joint venture of Israel and India. This design and flight trials are completed successfully and now inducted in the services. This is a unique missile which is meant for the 3 services: Navy, Air Force and Army. Missile system is same, only ground deployment systems are different from the different platform. Which is Navy, 3 missiles are there, 3 ships. Now we are going to induct in another 17 ships. And MRSAM is the Air Force and Army is the wheeled vehicle. Sir, where do you see India heading in next 10 years with the power of DRDO and these missiles? We are in the front of all the country, all the world. We are self-sufficient to defeat anything which is coming to our India. So there is no doubt at all. We have all equipments and weapons with us. We can protect our country. Nobody can enter in our country. That is our range. So that is the power of आत्मनिर्भर भारत, और यही शक्ति है जिसके साथ भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और डिफेंस एक्सपो में हर एक पवेलियन में, हर एक जोन में जाकर इसी गौरव की भावना का यहाँ पर को महसूस किया जा सकता है। और लगातार डीआरडीओ अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, भारत की सशस्त्र सेनाओं को और ज्यादा ताकतवर, मजबूत, आक्रामक और लीथल बना रहा है। और वाकई आत्मनिर्भर भारत का दम इस वक्त डिफेंस एक्सपो में नजर आता हुआ। आइए अब आपको दिखाते हैं डिफेंस एक्सपो में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हेलीकॉप्टर प्रचंड से जुड़ी एक बेहद खास रिपोर्ट। प्रचंड डिफेंस सेक्टर में भारत के आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर
नाम है प्रचंड, जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में ही बनाया है और फिलहाल इसको डिफेंस एक्सपो 2022 में शोकेस किया जा रहा है। ऐसे दो प्रचंड एयरक्राफ्ट यहाँ पर, LCH एयरक्राफ्ट को यहाँ पर शोकेस किया जा रहा है। एक जो कि इंडियन आर्मी यूज़ कर रही है, दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में इंडियन एयरफोर्स ये प्रचंड LCH एयरक्राफ्ट इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसको अगर आप देखेंगे तो आप ये ज़रूर मानेंगे कि सरकार का जो लगातार ये मिशन है कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड या आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के सेक्टर में, उसको अब गति मिलनी, उसको शुरुआत हो गई है। HAL ने इस प्रोडक्ट को हाल ही में बनाया और हाल ही में इसको भारत के रक्षा विभाग में इसको शामिल किया गया है। इसकी तमाम वो खूबियां हैं जिसके चलते दुश्मनों के सीने वो थर्रा जाएंगे, क्योंकि अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो इसमें हर वो क्षमता मौजूद है। मसलन एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, इस तरीके के कई और वेपन्स इसमें इक्विप्ड हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो LCH है, ये इसकी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, दैट इज समवट 5.8 टन। इसके अलावा एंटी टैंक और स्काउट ड्यूटीज़ के लिए भी इसकी भूमिका काफ़ी अहम मानी जाती है। इसके साथ ही आपको देखें तो यहाँ पर जो सामने जो वेपन्स रखे हुए हैं, ये वो वेपन्स हैं जो इस LCH में आसानी से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी युद्ध की स्थिति में या जहाँ ज़रूरत है सेना को, वहाँ पर इनका इस्तेमाल करके वहाँ पर भारत की जो रक्षा कवच है उसको और मजबूत किया जा सकता है। तो प्रचंड वो एयरक्राफ्ट है जो कि फिलहाल हाल में ही इसको इंडक्ट किया गया है, लेकिन ऐसे और एयरक्राफ्ट को बड़े संख्या में साथ में शामिल करने की योजना है। और आने वाले वक्त में जो योजना है रक्षा मंत्रालय की, वो यही है कि इस तरीके के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट की दिशा में भी आगे लेकर के जाया जाए। और ब्रह्मोस उसी की एक जीती जागती मिसाल है, क्योंकि ब्रह्मोस को लेकर के अब ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। पिनाका मिसाइल के लिए भी अब ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। LCH एयरक्राफ्ट को लेकर के दांव जरूर खेला जा रहा है, इसकी खूबियां बताई जा रही हैं, संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि एक बार जब भारत की रक्षा ज़रूरतों को ये पूरा करता है तो ये फिर एक्सपोर्ट के लिए भी इसको एक प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। कैमरामैन विमल के साथ समीर दीक्षित, ET स्वदेश। तो ये जो तस्वीर आपने देखी, ये वर्तमान की तस्वीर है और जो वर्तमान इतना दमदार दिख रहा है वो भविष्य की एक बिग पिक्चर भी दिखाता है और इस पर विस्तार से चर्चा करना बेहद आवश्यक है। और इसी वजह से आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। के सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ET स्वदेश में। और जब ये तस्वीरें हम देखते हैं और जब अपने वैज्ञानिकों का एक हौसला देखते हैं, जब उनकी बात में आत्मविश्वास देखते हैं और जब वो कहते हैं कि हम इस हद तक आत्मनिर्भर हो गए हैं कि अब हमें बहुत ज़्यादा सहारों की ज़रूरत नहीं है, कोलैबोरेशंस तो हम करते रहेंगे, जॉइंट जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो होते रहेंगे, लेकिन भारत अब भी इस वक्त एक ऐसी निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां से अब भविष्य की तस्वीर उन्हें साफ तौर पर नजर आती है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे डिफेंस एक्सपो को? पहली बार भारत की जो कंपनियां हैं वो इतने बड़े पैमाने पर हथियार और उन्नत तकनीक का प्रदर्शन यहां कर रही हैं। कौन सी चीजें हाईलाइट्स करने की जरूरत है और जिसको पूरी दुनिया इस वक्त वाकई निगाहें इस वक्त उसकी टिकी होंगी? देखिए, भारत के लिए वो जो स्वर्णिम काल का समय है, उसकी सूरज का जब उदय था, वो अब लालिमा से निकल करके आसमान में दिखते ही है। अब देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है जो ये आपका डिफेंस एक्सपो 2022 की आप बात कर रहे हैं, ये एक्सक्लूसिवली इंडियन कंपनीज के लिए है। ये पहली बार हुआ है। 1340 डिफेंस कंपनी जो इंडियन है, अदरवाइज पहले फॉरेन कंपनियों का महत्ता लगता था। 75 कंट्रीज तो आई हैं, मगर उसमें जो मेन हमारे जिसमें फोकस है वो इंडियन ओशन रीजन और अफ्रीकन कंट्रीज के लीडरशिप पार्टनरशिप के ऊपर में हमारी फोकस है। और हमारी आत्मनिर्भरता, इंडियनाइजेशन और जो इंपोर्ट का एक जो ग्रोथ स्टोरी है, जो राइजिंग डिमांड ऑफ इंडियन डिफेंस वेपन इक्विपमेंट ग्लोबली है, वो उसका एक है। और देखिए, टोटल डिपार्चर है। जो अप्रोच की जब बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की हम जब बात करते थे, वो अप्रोच होता था कि हमें ट्रांसफर कीजिए टेक्नोलॉजी का। पहले अप्रोच दूसरे देशों से हम टेक्नोलॉजी को मांगते थे। अब हमारा ये पूरा का पूरा इस डिफेंस एक्सपो के अंदर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट विद इन द कंट्री है। तो DRDO की जो आप दिखा रहे थे, वो इनकी जो फोकस है
जो ग्रोथ के ऊपर में डिफेंस, जो स्टार्टअप्स है, जो इन्वेस्टमेंट है आर&डी के ऊपर में, और इंडियनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर में हमारा है। जो हम ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हम बायलैटरली जो रिलेशन जो हमारे फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज हैं उसके साथ हमारा ये रिलेशन बनना चाहिए डिफेंस के सेक्टर में। और जो हम इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की ग्लोबल मार्केट को खोज रहे हैं, जहां पैट अब बना चुके हैं, चाहे वो मिसाइलों की सिलसिला हो और जो हमारी लाइट हेलीकॉप्टर्स या हमारा तेजस है, अमेरिका मांग रहा है, यूरोप मांग रहा है, वेस्ट एशिया मांग रहा है, इंडियन ओशन रीजन के ऊपर में, इंडो पैसिफिक के ऊपर में इसकी बहुत बड़ी मांग हो गई है। तो ये पूरा का पूरा जो बदलाव है ये 4-5 सालों के अंदर में, ऐसा बदलाव आपने शायद ही देखा होगा। आपको पहली बार ऐसा है कि ये डिफेंस जो एक्सपो है, 1600 ड्रोन्स, इंडियन ड्रोन्स एक साथ हवा में आपको दिखाई देंगे, जो कि मेरे ख्याल से वो रिवर फ्रंट है साबरमती का, वहां पर। और वो आज के लिए सबसे बड़े और चीपेस्ट है, ये चीपेस्ट, मोस्ट रिलायबल, हाईली एफिशिएंट। तो जो आपने अभी देखा कुछ हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं, जो इसमें कितना उनका जोश मनोबल बढ़ा है। वो कहते हैं कि हम दूसरे बाहर की कंपनियों को आने नहीं देंगे। ये तो आज भारत के जो मैं कहा कि ये जो उभरते हुए भारत का लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन है, ये इनोवेशन के ऊपर में एक पेवेलियन लगा दी गई है। देखिए, इंडियन आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी जो हमारी ये थी पकड़ थी, वो हम इनोवेट करते हैं चीजों को, और इनोवेट करते हैं इंडियन वे ऑफ डीप टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी नहीं हमारी, उसके ऊपर में पेवेलियन लगा दी गई है। पहली बार आपको मिलेगा कि 10 राज्यों से एक पेवेलियन आई है, राज्य आ रहे हैं, झारखंड ऐसे राज्यों से लोग आ रहे हैं। 1340 इंडियन कंपनी, और पूरा का पूरा जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन है वो इंडियन कंपनी के ऊपर जोड़ है। और ये सबसे बड़ी चीज जो उभर के आई है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि एक लक्ष्य जो है वो कई बार हम 10 साल 20 साल का लक्ष्य लेके चलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि 2025 तक, जैसा के सिन्हा सर भी कह रहे थे, कि एक तरह से जो एक्सपोर्ट जो है, जो डिमांड भारत के इक्विपमेंट्स की है, वो किस तरह से डिफेंस सेक्टर की बढ़ी है, उसका अंदाजा आप लग सकते हैं कि लक्ष्य देखिए 2025 तक $5 बिलियन का टारगेट सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट का रखा गया, और ये छोटी मोटी बात नहीं है। सर, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि जब हम वर्तमान की बात करते हैं और जब इन हथियारों को देखते हैं, और आपका तो पूरा जीवन इस विकास यात्रा को देखते हुए गुजरा होगा, किन हथियारों को लेकर भारत जो है, भारत का जो दम कहा जाए, वो मजबूत से मजबूतर होता नजर आता है? अगर मैं बहुत आसान तरीके से पूछूं तो आपके फेवरेट्स कौन हैं इनमें? देखिए, जो भारत ने जो टारगेटिंग किया है, देखिए पहले आप देखिए, हम जब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में, आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिया में बहुत ज्यादा है, जिसको हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये चीजें पहले हम सुनते थे या पढ़ते थे। साइबर के ऊपर में रोबोटिक, जो बिग डेटा एनालिसिस, जिसके ऊपर में मैं आपको बताया, ये छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं, कंप्यूटिंग जो हम कैपेबिलिटी, साइबर वॉरफेयर, 5G हम आ चुका है, आप देख ही रहे हैं, रोल आउट हो रहा है। हम 6G के ऊपर काम करना शुरू कर दिए, और इसमें पहली बार पार्टनरशिप हमारे डिफेंस रिसर्च DRDO की और कंपनियों। तो वो जो होता था ना, एक कटन की लगा लिया, स्टील कटन की, हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे, अब वो सामंजस्य और तालमेल इतना ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो बड़ी चीज है कि बहुत ज्यादा लोगों को हम जहां वहां बुला रहे हैं, वो ज्वाइंट वेंचर्स विद इन इंडिया, MOU साइन हो रही है, वहां पर भी साइन हो रही है। और जो इंडियन जब हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, तो जिस तरह से हम अमेरिका की बात करते थे कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो साम दंड भेद से आती है, मगर हम जो डिपेंड कर रहे हैं
कि हम ये नहीं चाहते कि लड़ाई लगे, बट हमारी रिलायबिलिटी और इतना चीप हो। आज के दिन में हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर में सैटेलाइट की जो लॉन्च है वो सबसे चीपेस्ट है। आप देखे होंगे मार्स का मिशन में एक मूवी है, जब आपका हॉलीवुड बनाता है, उस मूवी में खर्च जो आया है उसमें हमारी मार्स की मिशन हो रही है। तो वो जो हमारी स्ट्रेंथ है, इसको पहली बार और उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। जब मैं इनोवेशन और डीप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों की जो उनको पकड़ा जा रहा है, जो उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा उत्साहित है। और ये प्रूव हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई स्टार्टअप है और कहीं गवर्नमेंट इन्वेस्ट वही कर रही है, और क्योंकि अब एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो चुका है हमारी कॉम्बैट। और देखिए जो हमारे क्या था, हमारी तालमेल जैसा है दूसरे देशों में नहीं है। वहां पर डिफेंस इंडस्ट्री अलग होती है, आर्म फोर्सेस अलग होती है, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो उसकी ये कहते हैं, जब उसको निरीक्षण करते हैं तो वो वॉर कंडीशंस में हमारी सेनाएं करती हैं, जो कि दूसरे देशों में नहीं है। बिल्कुल एक कॉम्बैट की छाप लग जाती है कि ये कॉम्बैट के लिए एब्सोल्युटली सही है। बिल्कुल। के सिन्हा साहब, मैं एक और अहम सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन जरा एक अहम बयान सुन लेते हैं। ब्रह्मोस की डिफेंस निर्यात के टारगेट को पूरा करेगा अकेला ब्रह्मोस, और ये कहा है डिफेंस एक्सपो में ब्रह्मोस एरोस्पेस के चेयरमैन ने। जरा सुन लेते हैं उन्हें। What would be the values? Well, Honorable PM has given the target of 5 billion by 2025 to the country. I hope that BrahMos themselves will be able to reach 5 billion by 2025. That's what I hope. But if we fall short, we'll get all the other companies to help us out in that. NG is the next generation BrahMos, which is half the weight of the current BrahMos. It's on the drawing board. We are doing the design review right now. By the time we get down to cutting metal, it will take maybe about a year. Flight trials in a year and a half to 2 years. And production, we are aiming for doing it in Lucknow. और जैसा के सिन्हा सर कह रहे थे, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बहुत अहम बात इसके बारे में कही कि जो एक्सपोर्ट है उसके साथ ही जो तालमेल है उसकी दिशा में बड़ा काम हो रहा है। जरा सुन लेते हैं क्या कहा रक्षा मंत्री ने। यूथ के साथ आईडेक्स जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से एक नए पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं श्री अरविंदो का यही मंत्र हमारे युवाओं की नई यात्रा में एक नई ऊर्जा भी भरने का काम कर रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईडेक्स भारत को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव में से एक है। तो वाकई निर्णायक मोड़ पर भारत आत्मनिर्भर होता डिफेंस सेक्टर में, और जिस तरह से एक्सपोर्ट और आपसी तालमेल की बात कही जा रही है, उन सब के मामले में हमने बातचीत की के सिन्हा सर से। एक चीज और सर समझना चाहेंगे, और वाकई हम जब किसी भी चीज को बहुत उम्मीद से देखते हैं तो वहां थोड़ा सा क्रिटिकल भी होना बड़ा आवश्यक है। कहां कहां आपको लगता है कि अभी और संभावनाएं हैं या सुधार की गुंजाइश है? अगले 10 सालों में हमको अगर बहुत ज्यादा भविष्य की ओर देखना है और अपने आप को आगे रखना है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है रिसर्च के ऊपर में। डेवलपमेंट तो हम कर लेंगे, जो हमारी ब्रेन ड्रेन्स हुई हैं, हमारे ब्रेन्स के कारण ही अमेरिका के ऊपर में जब आप देखें, चाहे आप स्पेस लीजिए, साइबर ले लीजिए, कोई भी वॉरफेयर ले लीजिए, ट्रायड की जब हम बात करते हैं, जमीन में, नभ में बोलते हैं और समुद्र के अंदर, तो उसमें जो एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जब मैं बात कर रहा था, वो हमारे में क्या है कि हमारे ब्रेन ड्रेन्स हुए हैं। अब वो ब्रेन ड्रेन्स को फिर से अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट करना इन देयर टर्म्स एंड कंडीशंस, वो बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा है। देखिए, अब जो भी गए थे बाहर, अब वो धीरे धीरे देश की तरफ एक लंबी कतार लग गई है, जो कि एब्सोल्युटली टॉप नॉच हैं, जो मैटर करते हैं। देखिए, जो मैं पहले आपको डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की वो सुनने में बड़ी बड़ी लगती है, मगर वो हो चुका है। रोबोटिक के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें हमारे यहाँ आ चुकी हैं, और हमारी ही पकड़ है। हमारी पकड़ के कारण आज दूसरे देश
इसको ऊपर, चाहे अमेरिकन हो चाहे यूरोपियन इंडस्ट्री हो, ये सारे इंडस्ट्रीज वहां पर, और तो कोई ऐसी इंडस्ट्री मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, जो रशिया के ऊपर में भी, रशिया को हम इसलिए बात करते हैं कि रशिया ने ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के ऊपर में कभी भी हिचक नहीं दिखाई। वहां से हमारी बेस से जो हम आगे निकल रहे हैं, आज अमेरिका आपके पीछे पड़ा है, इजराइल, ये नाम तो सुने हैं, फ्रांस, यदि स्वीडन, इसमें इनकी मेन जो भागीदारी है वो आपके पास आ रहे हैं कि आप हमारे को अभी प्रचंड आपने सुना, ये प्रचंड तो पूरा विश्व में प्रचंड बना देगा, क्योंकि इतनी छोटी अटैक हैप्टर्स, किसी के ड्रोन्स की बात करते हैं उस रेंज पे आ जाएगी, और मल्टीपल उसका जो ये होगा, आर्मिंग होगा। तो ये जो हम ला रहे हैं, जो इंडियन नेट का जमाना याद कीजिए, आज के 62-65 के में नेट आया था, छोटा सा, बोलते थे मच्छर, मगर हम उसको कर नहीं पाए क्योंकि वो विजन की कमी थी। और फिर हम वो जब करप्शन आ जाता है इसमें, इसके अंदर में आपके डिफेंस जो PSUs हैं उसके अंदर में वो जो बहुत सारी यूनियन बाजी शुरू हो जाती हैं, तो आपके जो एक बढ़ावा है, आपको यूनियन बंद करना पड़ेगा, आपको ऐसी पकड़ न होंगी कि केवल जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी है, करप्शन पे अपने वाकई पकड़ बनानी पड़ेगी, नहीं तो बॉफर्स फिर आएगा, पैसे कट फिर शुरू हो जाएंगे। आज के दिन में ये चीजें नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि जिस बात की ओर सबसे अहम इशारा इस वक्त हो रहा है वो यही है कि आत्मनिर्भर बनना है तो हमें उस विजन के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज, जैसा कि सर भी कह रहे थे कि एक एडाप्शन पावर जो है वो भारत की बहुत अच्छी है। हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी सारी बातों को कह ले सकते हैं, लेकिन वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक उसके प्रति इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जाएगी। और यही वजह है कि आज हम जब इतना बड़ा डिफेंस एक्सपो कर रहे हैं, जहां भारतीय कंपनियां डिफेंस सेक्टर में अपने दम खम से पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही हैं, तो आज ये विश्लेषण बहुत अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का, और इस पूरे मुद्दे का, इस पूरे हर पहलू पर हमने जो बात की, उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ से भविष्य की ओर जो देख रहे हैं वो और ज़्यादा मजबूत से मजबूतर स्थिति नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमसे जुड़ने का। और इस डिफेंस एक्सपो में हमारे संवाददाता समीर ने यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर CNO राकेश भदौरिया से खास बातचीत की। भदौरिया सर, सबसे पहला सवाल यही कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार डिफेंस के सेक्टर में मेक इन इंडिया को, मेक फॉर द वर्ल्ड को बढ़ावा देने जा रही है। किस तरीके से आप देखते हैं कि अभी क्या स्थिति है और आने वाले 3 या 5 सालों में हम कितना आगे बढ़ पाएंगे? देखो, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की अभी हम 92 MOUs ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, जिसमें 71 इंडस्ट्रियल हैं एंड बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं। एंड विद इन दिस डेफ एक्सपो ऑलरेडी 14 प्लान्ड है, 550 करोड़ से ऊपर के MOUs इन्वेस्टमेंट के साइन होंगे। बट आने वाले समय में इसी एफर्ट को और बढ़ावा देना है, और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्लान बना के ये एक अपॉर्चुनिटी है सभी पूरी इंडस्ट्री के लिए कि डिफेंस कॉरिडोर की जो फैसिलिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एंड जो दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रावधान है उनको यूटिलाइज करके यहाँ पे सेटअप करें। एंड फ्यूचर को देखते हुए काफ़ी कुछ यहाँ पे न्यू सेटअप किया जा सकता है। विदाउट प्राइवेट पार्टिसिपेशन ये बड़े मिशन को शायद हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। जो डिफेंस कॉरिडोर यूपी ऑफर कर रहा है, जो फैसिलिटीज ऑफर कर रहा है, वो शायद अभी और राज्यों की तरफ से उतना प्रोत्साहन नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी आप क्या अपील करना चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर को कि वहाँ करके अगर वो निवेश करते हैं तो कितना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? देखो, जहाँ तक डिफेंस कॉरिडोर्स का सवाल है, गवर्नमेंट ने 2 जगह किया है, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। एंड जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर एंड MSMEs या स्टार्टअप्स का सवाल है, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है। जो हमारी आत्मनिर्भरता ड्राइव है, इंडिजनाइजेशन की ड्राइव है फॉर ऑल डिफेंस प्रोडक्ट्स, उसमें जब तक प्राइवेट सेक्टर एंड MSMEs इनका रोल एंड पूरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा नहीं पूरे इस इकोसिस्टम में, तब तक हम रियली आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे। तो और जैसा कि हमने आपको बताया कि PM मोदी कल डिफेंस एक्सपो में शिरकत करेंगे। समीर दीक्षित हमारे सहयोगी हमसे फिर से जुड़ गए हैं। समीर, कल की अगर हम बात करें तो क्या खास होने वाला है?
डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी डिफेंस एक्सपो में शिरकत करेंगे और औपचारिक रूप से डिफेंस एक्सपो की शुरुआत करेंगे, इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। डिफेंस एक्सपो में इस बार सबसे बड़ी बात या खास बात ये रहने जा रही है कि इसमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इंडियन कंपनीज का एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया जा रहा है। लिहाजा ये संभावना है कि पीएम जो है इंडियन कंपनीज या उनके जो एग्जीबिशन का। और इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर आज करारा प्रहार करते हुए पूरी दुनिया को एकजुट होने का ऐलान किया ताकि आतंकियों को कहीं भी सुरक्षित पनाहगाह न मिले। पीएम ने 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली में ये बात कही। दिल्ली के प्रगति मैदान में हुई 90th इंटरपोल आम सभा को संबोधित किया। 195 सदस्य देशों के डेलीगेट्स इसमें शामिल थे। इसमें मंत्री थे, दूसरे देशों के पुलिस चीफ, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के चीफ और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। भारत में 25 साल बाद इंटरपोल की मीटिंग हो रही है। The concept of Interpol finds a connect with various aspects of Indian philosophy. The motto of the Interpol is connecting police for a safer world. Many of you may have heard of the Vedas as one of the world's oldest scriptures. One of the verses in Vedas says, "Ano bhadraha kratavo yantu vishwatah." It means, let noble thoughts come from all directions. और वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद पर प्रहार करते हुए इस बैठक के दौरान पाकिस्तान के आतंकवाद के को पूरी तरह से वहां पर उनका जिक्र किया। लेकिन पाकिस्तान जो था वो आतंकवाद के सवाल पर एक बार फिर परेशान होता नजर आया। बैठक में शिरकत करने आए पाकिस्तान के डेलीगेट्स मोहसिन हसन भट्ट से भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो वो इन सवालों पर चुप्पी साधते नजर आए। थोड़ा इधर देखिए जनाब, एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। क्या आप भारत को सौंपेंगे? सर थोड़ा इधर देखिए जनाब, एक सवाल है, क्या नहीं एक छोटा सा मतलब आप सुन लें, उसके बाद आपकी मर्जी होगी देना ना देना। क्या ये प्रोसेस एक्स्ट्राडिशन का बढ़ेगा भारत के साथ? दाऊद इब्राहिम को आप इंडिया को सौंपेंगे? एक्सेलेंसी, हाफिज सईद एंड दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड है इंडिया में। क्या आप भारत को सौंपेंगे? सर तो मोस्ट वांटेड के सवाल पर चुप्पी साधता पाकिस्तान। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। खूबसूरत ज्वेलरी, एक से बढ़कर एक सजावट के सामान, गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कार, बाइक, इन सब को खरीदने के लिए शोरूम और दुकानों में लग रही है ग्राहकों की कतार। अब की दिवाली खरीदारी वाली। तो हमारे देश में दिवाली और धनतेरस पर गोल्ड की शॉपिंग का एक परंपरा रही है। इस बार ज्वेलरी मार्केट में कैसी डिमांड है, इस पर हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने बात की इब्जा के प्रवक्ता और उम्मीदमल त्रिलोक चंद जवेरी के मालिक कुमार जैन से। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कुमार जैन, स्पोक्स पर्सन फॉर इब्जा, इस वक्त मौजूद है। हम उनके शोरूम में जवेरी बाज़ार के शोरूम में इस वक्त मौजूद है। सर, हमारा ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।
दिवाली दशहरा फेस्टिव सीज़न है, वेडिंग सीज़न है, एंड ऑफ द ईयर काफ़ी डिमांड देखी जाती है, तो किस तरह का सेंटिमेंट है इसमें? बिल्कुल, एक लोगों में एक अलग सा उत्साह बना हुआ है। कोविड के बाद एक अच्छा सा समय आया है। लोग 2 साल कोविड में थे, कुछ खर्चा नहीं कर पाए थे, घर में बैठे थे, उनको मानसिक सा मतलब ऐसा बीमार जैसे हो गए थे। लेकिन अब एक अच्छा मौका आया है, एक फेस्टिव सीजन का मौका आया है, एक शादियों की भरमार का समय आया हुआ, तो कहीं ना कहीं जाके सोने में एक लहर आई हुई है। कहते हैं कि सोना है सदा के लिए, बस यही सोच के साथ में लोग चल पड़े हैं और लोग अपने शादियों की खरीदारी कर रहे हैं, अपने फेस्टिव सीजन की खरीदारी कर रहे हैं और किसी तरह सोने की ज्वेलरी पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। और अब आने वाले सीजन में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फेस्टिव जो कि दीपावली का एक शुभ अवसर है, और ऐसा मान्यता है इसके दीपावली के शुभ अवसर पे सबसे बड़ा मुहूर्त रहता है और इस मुहूर्त में लोग खरीदारी करते हैं। खरीदारी करके चांदी के सिक्कों की, सोने के सिक्कों की ले जाकर घर पे उसकी पूजा करते हैं और पूजा करके अपने जहाँ पे कबाड़ रहता है, जहाँ पे पैसों का, धन का कबाड़ रहता है, उसमें रख के ऐसी आशा रखते हैं कि पूरा साल उनका शुभ और अच्छा जाए। इसी प्रार्थना और इसी विश्वास के साथ लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। सर, गोल्ड की प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही है, इन्फ्लेशन भी अभी सर पर है, काफ़ी 6 to 7% तक का वॉलिटिलिटी दिख रहा है, तो क्या इस बात की वजह से डिमांड पे कुछ असर पड़ सकता है? गोल्ड की मैं बात करूं तो मैं आप और मैं हम जिस शोरूम पे खड़े इस शोरूम पे 1925 से यहाँ मैंने मेरे पूर्वजों ने 18 रुपये 75 पैसा तोला सोना देखा हुआ है, जो बढ़ के 58,500 तक गया। तो कोई बात नहीं, लोगों के दिमाग में आया कि खरीदारी करनी तो चल पड़ते हैं, भाव नहीं देखते हैं। कोई 1 किलो देता है, कोई 500 ग्राम देता है और कोई 100 ग्राम भी देता है, लेकिन सोने पे अटूट विश्वास है। मैं डायमंड का भी बिजनेस करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जाके सोने में जो ट्रांसपेरेंसी दिखती है कि रेट की, प्राइस की बात है, एक छोटे बच्चे को भी समझाएंगे तो वो भी रेट देख के बात कर लेगा। वो जो ऑप्शन रहते हैं हीरे में नहीं मिलते हैं, तो लोग सोने की भरपूर खरीदारी करते हैं। और आने वाले गत दिवाली में भी हमने देखा था कि करीबन इस बार 80 टन सोना बिका था, एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो अब की बार भी उसको भी क्रॉस करेगा, ऐसी हमारी आशा है। करीबन 100 टन के ऊपर सोना जा सकता है खरीदारी में। तो उसका मुख्यतः 2 ही कारण है। एक शादी, भरपूर शादियां आ रही है। मैं एक शादी में थोड़ा लाइमलाइट करना चाहता हूँ कि गत वर्ष जो शादियों में 80 मुहूर्त थे, वो इस बार 155 मुहूर्त होके आ रहे हैं और एक मुहूर्त पे हिंदुस्तान में 25 से 30 हजार शादियां रहती। तो ये सब देखते हुए शादियों का लोगों में बहुत उत्साह बना हुआ है। यानी प्राइस की डिमांड, प्राइस चाहे 50,000 या 60,000 के बीच में कहीं भी रहे, डिमांड काफ़ी है। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है? और ख़ास करके महिलाएं काफ़ी शॉपिंग करती हैं धनतेरस के वक्त, आपको कैसा तरह का डिमांड है? हाँ बिल्कुल, ये धनतेरस पे हम देख रहे हैं कि लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड निकली हुई है। हर चीज़ में, सेट्स में, बैंगल्स में, चेन्स में, रिंग्स में, छोटी छोटी आइटम, कॉइन्स में। हमने अभी हर साल हम लोग 5 ग्राम 10 ग्राम जैसे कॉइन रखते थे, इस बार हमने 1 ग्राम 500 मिलीग्राम ऐसे भी कॉइन की तैयारी की हुई है, क्योंकि हम समझते हैं कि भाई जो कोविड का समय आया, किसी ने पैसा जमा किया है तो किसी के पास पैसा बिल्कुल नहीं रहा है, तो हर तरह के लोग आएंगे क्योंकि फेस्टिव सीजन की खरीदारी है। और ऐसी मान्यता मानते हैं कि भाई इस बार लिया हुआ सोना हमारे घर में सुख समृद्धि और यश कीर्ति लाता है, तो यही भावना के साथ लोग भरपूर खरीदारी करेंगे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली। यहाँ के प्रसिद्ध सरोजनी नगर बाजार में काफी रौनक नजर आ रही है। शॉपिंग के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। आज सभी व्यापारियों के चेहरे पे रौनक आई है। 2 साल बाद सबका काम लौट आई जिंदगी पटरी पे। हम बड़े खुश हैं, कस्टमर बड़ा खुश है, उसे सारी सुविधा है, सारी सुरक्षा है उसकी। आपने देखा होगा सर 2 साल बाद लौटी है दिवाली, पटरी पे लौटी है सर। 2 साल हो गए, कोरोना काल में 2 साल तो दिवाली लोग बड़ा ना गरीब ना अमीर सर मना नहीं पाए, लेकिन अब की सुख शांति, सहयोग प्रशासन, NDMC का बहुत अच्छा है। ये एसएन मार्केट में हम शॉपिंग करने आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ शॉपिंग करने, और दीपावली पे तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रश है, और लेकिन बड़ा मज़ा आता है शॉपिंग करने। हम लोग अक्सर यहाँ पहले भी आते थे, लेकिन अभी कोरोना के कारण 2 साल तक बंद था। हम 2 साल बाद यहाँ आए हैं और आके फिर से वापस वही खुशी हमें मिली है
क्योंकि यहाँ बहुत रीजनेबल रेट्स में बहुत वैरायटी मिल जाती है। और भारतीय संस्कृति में दिवाली के महत्व को लेकर हमने भारतीय संस्कृति विशेषज्ञ नित्यानंद मिश्रा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। धनतेरस को एक तो यहाँ धन्वंतरी की पूजन का विधान है, तो धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, इसीलिए आजकल जो भारत प्रशासन ने धनतेरस को नेशनल आयुर्वेद डे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। दूसरा, धनतेरस के दिन ये पूरा दीपावली जो पर्व है, ये एक व्यापारी वर्ग के लिए विशेष पर्व है। प्राचीन समय में इस समय फसल पक जाती थी, फसल कटती थी और भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी, तो फसल के कटने से नए वित्तीय वर्ष का, नई वित्तीय गतिविधियों का प्रारंभ होता था। तो व्यापारी वर्ग में विशेष रूप से दीपावली बहुत प्राचीन समय से एक बहुत बड़ा त्यौहार रहा है। तो यही धनतेरस हो अथवा दीपावली का दिन हो, इस दिन लोग सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, बर्तन लेते हैं और ऐसा माना जाता है इस दिन जो आप वस्तु लेंगे वो टिकेगी। इस दिन यदि आप दान करेंगे तो बहुत लंबे समय तक पुण्य देगा। इस दिन दीपावली के दिन अथवा धनतेरस के दिन कुछ लेंगे तो बहुत लंबे समय तक टिकेगा, ऐसी मान्यताएं हैं। इस कारण से लोग गाड़ी लेते हैं, लोग सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं। और धनतेरस के दिन पहले के समय में यम के सम्मान में दीपक भी जलाए जाते थे। तो ये सब धनतेरस का महत्व है। व्यापारियों के लिए दीपावली का विशेष महत्व है और जो स्टॉक मार्केट है, ये इस पे जो जितने भी व्यापारी हैं, इसमें बहुत सारे गुजराती समाज और जैन समाज से आते हैं, तो उनके लिए विशेष पर्व है। इस दिन नया व्यापार प्रारंभ करने की परंपरा रही है। जैसे चोपड़ा पूजन होता है, नए चोपड़े बनाए जाते हैं, तो उसी परंपरा से मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा भी प्रारंभ हुई। ये कुछ स्रोतों के अनुसार 1957 से बीएसई पर और 1992 से एनएसई पर। एनएसई 1992 में ही खुला है, जैसा आप जानते हैं। तो जिस वर्ष एनएसई का उद्घाटन हुआ उसी वर्ष से मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा प्रारंभ हुई। बड़ी रोचक बात है क्योंकि ये विश्व में अनोखी परंपरा है। विश्व में ऐसा कहीं नहीं होता, एक घंटे के लिए स्टॉक मार्केट खुलता है और वहाँ लोग शुभ अवसर पर कुछ लेते हैं, कुछ बेचते हैं। बहुत से हमारे विदेशी मित्र हैं जो पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, और हम उन्हें बड़े गर्व से समझाते हैं। हम समझाते हैं ये हमारी बहुत लंबी परंपरा है और ये बड़ी शुभ मानी जाती है। इस पर अनेक अनुसंधान हो चुके हैं। ब्लूमबर्ग ने सन 2019 में 3 वर्ष पहले एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें 10-15 वर्षों की मुहूर्त ट्रेडिंग की जो परंपरा है उस पर लिखा था। तो उन्होंने कहा था, ऑन मोस्ट मुहूर्त ट्रेडिंग सेशंस सेंसेक्स राइजेस एंड इन नेक्स्ट सेशन इट फॉल्स। हम देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग, जो एक दीपावली में इतना हर्ष और इतना उल्लास है, लोगों के मन में एक सकारात्मक भाव रहता है, एक ऐसी सद्भावना रहती है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। और मार्केट भावनाओं का खेल है, सेंटिमेंट्स का खेल है, आप जानते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दिए गए दिवाली गिफ्ट की। जी हाँ, सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर किसानों को दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 6 फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इन फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और सनफ्लावर शामिल हैं। जो आयात पहले ज़्यादा होता था, अब आत्मनिर्भर उस दिशा में हो, तब भी हमने कदम उठाए हैं। और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को भी अगर आप देखोगे, 27.51 मिलियन टन जो 2014-15 में था, उससे बढ़कर 37.70 मिलियन टन 2021-22 में हुआ है। ये अपने आप में दिखता है कि हमारा घरेलू उत्पादन जो लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार की पॉलिसीज, आप कई बार कहते हो कि आपने सरसों पे इतना क्यों बढ़ा दिया, कुसुम पे इतना क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हम इंपोर्ट कम करें, स्थानीय यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो और साथ साथ में किसानों को समर्थन मूल्य भी बेहतर मिल सके। तो लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लागत को हम लेते हैं, 50% मिनिमम प्रॉफिट देने का प्रयास हमने हर जगह किया है। और एमएसपी पर कैबिनेट के फैसले की ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, दिवाली के पहले आज यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया है एमएसपी इंक्रीज़ करने का फार्मर्स के लिए। तो एक अच्छी खबर है। दिवाली के पहले जो रबी के जो क्रॉप्स हैं, 6 क्रॉप्स पर एमएसपी बढ़ाने का निर्णय आज यूनियन कैबिनेट ने लिया है। उसमें वीट भी एक क्रॉप है। वीट पर 110 रुपीज़ एमएसपी बढ़ाई गई है। बारले पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। चना पर ₹105 पर क्विंटल बढ़ाई गई है। मसूर पर 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है एमएसपी। मस्टर्ड पर बढ़ाई गई है। सैफ्लावर पर बढ़ाई गई है। तो ये 6 क्रॉप्स हैं जिन पर एमएसपी बढ़ाई गई है। अगर
और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी नजर आई। निफ्टी 171 अंक चढ़कर 17,480 के पार बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी 550 अंकों की बढ़त देखने को मिली। लेकिन आज की इस तेजी को लीड किया बैंक निफ्टी ने और वो 40,300 के पार निकल गया। वैसे तो सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए, लेकिन बैंकिंग, वो भी खासकर सरकारी बैंकों के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी नजर आई। और बीसीसीआई को नया बॉस मिल गया है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने सौरव गांगुली की जगह ली है। बीसीसीआई की एजीएम में आज ये फैसला लिया गया। हालांकि ये फैसला महज एक औपचारिकता ही थी, क्योंकि पहले से ही माना जा रहा था रोजर बिन्नी ही चुने जाएंगे। इसके साथ ही जय शाह दोबारा बीसीसीआई सेक्रेटरी चुने गए। एजीएम के बाद उन्होंने ये साफ किया कि टीम इंडिया 2023 में एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। यह टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। बोर्ड के एजीएम में और क्या फैसले लिए गए, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरुणील। बीसीसीआई की अहम एजीएम आज मुंबई में हुई थी, जहां पर रॉजर बिन्नी को इसके लिए कैसे प्लेयर्स को इंजरी से दूर रखा जा सकता है, उस पर एक बीसीसीआई प्लान बनाने वाली है, इस पर एक स्ट्रैटेजी बनाने वाली है और कैसे प्लेयर्स को सेग्रीगेट करके टूर्नामेंट के बेसिस पर, अगर इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स नहीं है तो कैसे अलग अलग टीम्स को, अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग टीम के साथ खेल सके भारत को रिप्रेजेंट करते हुए, इसका एक प्लान बीसीसीआई बनाने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये बताई गई बीसीसीआई की तरफ से, जो 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाने वाला था, बीसीसीआई ये बोल रही है कि हम उसको न्यूट्रल वेन्यू में शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी जगह जहां पर ना पाकिस्तान हो ना भारत हो, भारत को पाकिस्तान नहीं जाना है। इसकी वजह से एक न्यूट्रल वेन्यू के लिए बीसीसीआई स्ट्रेस करने वाली है। और वहीं बीसीसीआई में अपनी पारी खत्म होने के बाद सौरव गांगुली ने बोर्ड की नई टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो नई टीम चुनी गई है वो चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। Wish Roger all the best. So they'll take this. The new group will take BCCI forward. You know, BCCI is in great hands. You know, Indian cricket is strong, so I wish them all the luck. So, do you feel that यार फिर तुम ये प्रश्न बढ़ते आगे। दिल्ली में कुत्तों के काटने का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा और इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। दरअसल आज नोएडा से एक और ऐसा ही मामला सामने आया। दिल्ली के सेक्टर 100 के लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में आवारा कुत्ते ने 1 साल के मासूम को नोचकर मार डाला। इस घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नोएडा से सामने आया। यहाँ सेक्टर 100 में लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी में कुत्तों के हमले में एक मासूम की मौत हो गई, जिसे लेकर अब हंगामा मचा है। लोगों में इस घटना के बाद भारी गुस्सा है। आपको बता दें कि कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह से नोच डाला, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सेक्टर 110 स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां देर रात तक बच्चे का ऑपरेशन चलता रहा। इस दौरान बच्चे की हालत बेहद गंभीर थी। कुत्तों के हमले से बच्चे के पेट पर 25 जगह घाव हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी में सड़क निर्माण के काम में लगी एक महिला अपने 1 साल के बच्चे को साथ लेकर आई थी। काम करने के दौरान उसने बच्चे को पास में छोड़ दिया। शाम करीब 4:30 बजे आवारा कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला। बढ़ते आगे। पुतिन बुरी तरह बौखला गए हैं, क्योंकि जंग के 8 महीने बाद भी रूस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी नहीं लगी। यूक्रेन का दावा है कि अब तक 60,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को ढेर किया जा चुका है। वहीं नाटो समेत अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। अमेरिका के सहयोगी देश रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। पुतिन के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे। वहीं पुतिन की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। ऐसे में पुतिन के पास जो ऑप्शंस हैं वो बेहद कम बचते हैं और किसी भी वक्त परमाणु युद्ध की शुरुआत हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए।
पुतिन की सनक में स्वाहा हो रहे रूसी। युद्ध के 8 महीने बाद भी रूसी सेना खाली हाथ। बारूद के ढेर पर दुनिया, पुतिन करेंगे परमाणु वार। तबाही, लाशें और खौफ में जिंदगियां, ये मंजर दोनों तरफ है। युद्ध के 8 महीने बाद न पुतिन विजय पताका लहरा पाए और न ही ज़ेलेंस्की के जाबाजों ने सरेंडर किया। आलम यह है कि अमेरिका नाटो के कंधे पर चढ़कर बैठे ज़ेलेंस्की जोर शोर से युद्ध घोष कर रहे हैं, वहीं बौखलाए पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी तक उतर आए हैं। 8 महीने के युद्ध में यूक्रेन की कमर तो टूटी ही, लेकिन रूस को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 24 फरवरी 2022 से 8 अक्टूबर 2022 तक रूस के कुल 62,440 सैनिकों को मार गिराया गया। साथ ही 2,478 टैंक्स को भी तबाह करने का दावा है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के 5,000 से ज्यादा आर्म्ड कॉम्बैट वाहन, 1,500 के करीब आर्टिलरी जंगी वाहन, 250 से ज्यादा मिलिट्री फाइटर जेट्स और 235 हेलीकॉप्टर्स, 1,091 ड्रोन्स को उसने रौंद डाला है। इन आंकड़ों में हेरफेर की संभावना है, क्योंकि ये आंकड़े यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं, क्योंकि दुश्मन सैनिकों का हौसला तोड़ने के लिए अक्सर माइंड गेम भी खेला जाता है। लेकिन इन दावों को दम पुतिन के उस फैसले के बाद मिला जब पुतिन ने 3 लाख रिजर्विस्ट सैनिकों को यूक्रेन युद्ध में भेजने का फैसला किया। पुतिन के इस फैसले के बाद रूस में भगदड़ का माहौल नजर आया। आम नागरिक खुद को यहूदी साबित करने में जुट गए ताकि इजराइल की नागरिकता मिल सके। दूसरी तरफ रूस के युवा गूगल पर यह सर्च करते नजर आए कि अपना हाथ कैसे तोड़ा जाए ताकि उन्हें युद्ध में ना भेजा जाए। रूस के लिए युद्ध क्षेत्र में ही चुनौतियां पेश नहीं आ रही, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था को एक के बाद एक झटके लगे। रूस पर अमेरिका समेत कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने रूस को बैंक में रखे विदेशी मुद्रा के कर्ज का भुगतान करने से रोका। ब्रिटेन ने बड़े रूसी बैंकों को यूके की अर्थव्यवस्था से बाहर निकाला। यूरोपियन संघ रूसी तेल के आयात पर रोक लगाएगा। 2022 तक यूके रूसी तेल का इस्तेमाल बंद कर देगा। साफ है कि यूक्रेन समेत उसके साथी देश रूस को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है। ऐसे में पुतिन के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन परमाणु हमला करेंगे? जंग में लगातार नुकसान से पुतिन के पास ज्यादा विकल्प नजर नहीं आते। पुतिन पहले ही परमाणु हमले की चुनौती दे चुके हैं और यूक्रेन से युद्ध में उलझ चुके पुतिन के लिए इस युद्ध को लंबा खींचना भी ज्यादा मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। बढ़ते आगे, कर्नाटक दुनिया के अगले ग्लोबल डेवलपमेंट हब के तौर पर पहचान बना रहा है। अपने मजबूत इंडस्ट्री फ्रेंडली इकोसिस्टम के चलते इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा है। अगले महीने 3 दिन के कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट पर सबकी निगाहें हैं। ये एक ऐसा मौका साबित होने जा रहा है जो एरोस्पेस, डिफेंस इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु और मध्यम उद्योग और खासकर स्टार्टअप्स के सामने अवसरों के कई दरवाजे खोलेगा। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में देश और दुनिया के उद्योग जगत के दिग्गज अपनी बात रखेंगे। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो खुद को रजिस्टर करके इसमें आप शिरकत कर सकते हैं। As the clock is ticking, we are getting closer to Karnataka's Global Investors Meet 2022, where the state focuses on building the Investors Meet as an opportunity for industries to come together to build for the world through innovation, sustainability, equity and resilience. From 2nd to 4th November, Karnataka will be hosting leading global speakers, industrialists and visionaries of the world. The 3-day marquee event visions to inspire young minds to convert their business ideas into viable entrepreneurial opportunities to boost the country's startup culture that will accelerate the world economy, accompanied by cultural highlights of some of the state's world-renowned artists. The audience will get to witness leading global industrialists share their views on the 4 pillars of industrial growth. Smriti Irani, Minister of Women and Child Development, Government of India, Nandan Nilekani, Chairman Infosys, Sharon Hunter, Film Producer, Warren Harris, CEO Tata Technologies,
Rishad Premji, Chairman Wipro, Thomas Donner, Managing Director and Senior Partner BCG, Vandita Sharma, Chief Secretary Karnataka, Kiran Mazumdar Shaw, Chairperson Biocon, ABA Lilly, Chairperson of Supply Chain Council, are amongst the key speakers of the Investors Meet. To participate and witness the event, you can visit www.investkarnataka.co.in. और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।